दोस्तों, मैं हूं सोहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुशामदीद। FATF या फिर जिसका पूरा नाम है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हमारा आज का मौजू, जिस पर हम मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। गो कि हमारे चैनल या मकसद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मगर इससे पहले के सिलसिले की कड़ी में ज़रूरी हो गया था कि इसे भी एक नज़र देख लिया जाए। हम इससे पहले अपने वीडियो में बता चुके हैं कि दहशतगर्दी और उनकी माली मावनत और सरपरस्ती की तारीख कुछ नई नहीं है, बल्कि उसकी शुरुआत तो उस वक्त से हो जाती है जब से हमारी ज़मीन पर बने इंसान ने बस्तियां बसाने और ग्रोहों में बंटकर आबादियां और मुल्क कायम किए। जर्मनी में नाज़ीइज़्म और हिटलर की आमरीत और उसके नतीजे में बर्पा होने वाली दूसरी जंग अज़ीम, या फिर कुछ अरसा पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान में इंग्लिश सल्तनत का ताकत की बुनियाद पर कायम होना, ये सब कुछ इसी की ही मिसालें हैं। बहरहाल अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन की पसपाई और बाद में मुंतशिर हो जाने के बाद दुनिया में ताकत का तवाज़ुन एक मरकज़ पर मरकूज हो गया और जमहूरी दुनिया में चंद जगहों पर खला नमूदार होना शुरू हो गए और वहाँ से छोटे छोटे ग्रोहों या फिर जमातों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। फिर देखिए, सोमालिया के बहरी कज़ाक हों या अफ्रीका में बोको हराम की पुरतशद्दद तहरीक या इस जैसी दीगर तंजीमें, खौफ अब इनका बुनियादी और सबसे अहम हथियार। इस खौफ को परवान चढ़ाने के लिए ये लोग मासूम लोगों के सरेआम गले काटते हैं और उनकी वीडियोस बनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा खौफ फैले और वहां से उनको अपने मकसद या सोच को फ़िज़राई मिलने में मदद मिलती है। बस दहशतगर्दी और उसके नतीजे में फैलने वाले खौफ और बहादुरी में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि बहादुरी इंसानी इक़दार और आज़ादी की हिफाजत करती है। दहशतगर्दी और बहादुरी दोनों ही मज़हब और तासुब से बालातर होते हैं और दोनों का कोई वतन नहीं होता। एक मनफी तर्ज सोच होती है और दूसरी मुस्बत तर्ज फ़िक्र या भलाई का काम। अब कारोबार हो या तिजारत या माशियत की तरक्की और सरमायाकारी, इन सब के लिए अमन और जमहूरी इक़दारों का मजबूत होना एक बुनियादी शर्त है। सरमायाकारी और माशी तरक्की वहीं होती है जहां अमन और इंसानी इक़दारों की हिफाजत होती है। इसी सोच के साथ दुनिया के 7 बड़े माशी ममालिक, जिन्हें हम G7 का नाम से याद करते हैं, मिलकर बैठते हैं और सोचो विचार करते हैं कि किस तरह दुनिया में फैलने वाली दहशतगर्दी को रोकने में अपना किरदार अदा करें। अब यह भी एक मसलमा हकीकत है कि दहशतगर्दी को अस्करी या कोई फौजी कुव्वत से रोका नहीं जा सकता। अब अगर एक हिस्से से ऑपरेशन क्लीन अप होगा तो फिर इसकी जड़ें कहीं और से नमूदार होना शुरू हो जाएंगी। अब कब तक और कहां तक फौजी ताकत से दहशतगर्दी को रोका जाए या फिर इसको खत्म करने की कोशिशें होती रही। लिहाजा अब ये समझने की ज़रूरत है कि दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने वाले अवामिल को ख़त्म किया जाए और इस तरह इस पर काबू पाया जाए। इस सिलसिले में जब गौर से मुताला किया गया तो फिर ये बात सामने आई कि माली मावनत या माली मदद वो सबसे अहम और ज़रूरी अंसर है कि अगर इन्हें कंट्रोल कर लिया जाए तो दहशतगर्दों की कमर टूट सकती है। अब ये माली मावनत किन रस्तों और तरीक़ों से इन दहशतगर्द तंजीमों और ग्रोहों तक पहुंचते हैं, तो फिर मालूम हुआ कि बैंकिंग चैनल इसमें बहुत ही अहम है। गैर कानूनी रकूमात की तरसील में मकामी गुजरगाहें तो आसानी से ख़त्म या कंट्रोल हो जाती हैं, मगर बैंकिंग चैनल निस्बतन एक मुश्किल और पेचीदा मामला होता है, जहां से सारी दुनिया में तिजारत और कारोबार हो रहा होता है और ज़रूरी होगा कि तमाम ममालिक मिलकर एक सोच पर मुत्तफ़िक़ हों और अपने अपने हदूद में या अपने ममालिक में बैंकिंग के शोबे को ना सिर्फ मजबूत बनाएं, बल्कि उसे इतना शफाफ, सहल और काबिल भरोसा बना दें कि दहशतगर्दों को बैंकिंग चैनल की मार्फत बैनुल अक़वामी तिजारत के पर्दे में गैर कानूनी रकूमात की तरसील रुक जाए। 1989 में फ्रांस के शहर पेरिस में G7 ममालिक ने इसी इरादे और तर्ज फ़िक्र को लेकर एक इदारा कायम किया और जिसके बारे में हम आज की ये वीडियो में बात कर रहे हैं। बहस व मुबाहिसों और मुशावरत के बाद
40 نکاتی پروگرام متفقہ طور پہ تشکیل پا گیا۔ اب یہ 40 نکات یا ایجنڈے کون سے ہیں، ان پر ہم کچھ دیر میں وضاحت کرتے ہیں۔ FATF کا پروگرام یا ایجنڈا تیار ہونے کے بعد اگلا مرحلہ اسے نافذ کرنے کا تھا کہ کیسے دنیا کے مختلف ممالک کو ترغیب دی جائے کہ وہ اسے اپنے ممالک میں قانون سازی کے ذریعے نہ صرف نافذ کریں بلکہ ہر ممکن تعاون بھی کریں۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ ایسے کون کون سے ممالک ہیں جہاں دہشت گردی سے متعلق شکایات یا خبریں تسلسل کے ساتھ موصول ہوتی ہیں۔ لسٹنگ ہونے کے بعد ان ممالک کی معاشی صورتحال، غالب آبادی کا مذہبی جھکاؤ، طرز فکر اور سوچ، سیاست اور وہاں کا کلچر اور اس جیسے دیگر عوامل پر غور کیا گیا اور پھر معاشی میدان کو چن لیا گیا۔ معاشی مشکلات میں مرحلہ اضافہ اور ان سے نبرد آزما ہونے کے واسطے IMF اور ورلڈ بینک کے پروگرام سب سے اہم ٹولز قرار پائے۔ اس کے بعد سب سے پہلے درجے میں ترغیبی پروگرام ترتیب دیے گئے، جیسا کہ جو کوئی ملک اس ادارے کا رکن بنے گا اور اسے پھر بین الاقوامی تجارت میں رعایتیں ملیں گی، جیسے کہ ٹیرف میں کمی، تجارتی گزرگاہوں میں حائل رکاوٹوں میں آسانی اور بین الاقوامی منڈیوں میں آسان رسائی، اور اس سب سے بڑھ کر اہم مثال GSP پلس پروگرام میں شمولیت اور رعایتوں سے فائدے حاصل کرنے کا منصوبہ۔ یہ GSP پلس مخفف ہے بنیادی طور پہ جنرلائز سسٹم پریفرنس کا، جو کہ انسانی حقوق اور غربت کے خاتمے سے مشروط ایک امریکن پروگرام ہے۔ بہرحال پاکستان اب اگرچہ براہ راست تو FATF کا رکن نہیں ہے، مگر ایشیا پیسیفک گروپ میں رکنیت کی وجہ سے یہ اس پروگرام کا حصہ قرار پایا ہے۔ اسی کی دوسری مثال گلف کارپوریٹ کونسل، جو کہ ایشیا پیسیفک کی طرح باقاعدہ FATF کا رکن ہے اور اس کے تمام ممبرز خلیجی رکن ممالک پر بھی اس پروگرام پر عمل درآمد کرنا اب فرض ہے۔ مختصر سے جائزے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان FATF کے گرے لسٹ میں کیوں آیا۔ دنیا میں دہشت گرد تنظیموں اور ان کی کارروائیوں پر اقوام متحدہ نے مسلسل اپنی نگرانی جمائی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشنز کے تمام رکن ممالک پر لازم ہے کہ وہ اس سلسلے میں تعاون کو یقینی بنائیں۔ 10 دسمبر 2008 یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن نمبر 1822 یا 1822 کے تحت 2 پاکستانی شہریوں کو، جن کے نام مولانا مسعود اظہر اور حافظ محمد سعید ہیں، اور 12 دیگر گروپس کو دہشت گردوں کی فہرست میں رکھ دیا گیا، اور یہ پھر سلسلہ چلتا رہا۔ 2018 میں پاکستان FATF کے گرے لسٹ میں آ گیا۔ اب ہم اس ادارے کے 40 نکاتی پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اسے ہم آسان اردو میں بیان کریں گے، کیونکہ یہ اصلی حالت میں تو انگلش زبان میں ہے۔ بہرحال ہم ان کو اردو ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں خطرات کا پیش کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے نمٹنے کا لاہے عمل لاگو کرنا، قومی ہم آہنگی اور تعاون کو فروغ دینا، منی لانڈرنگ کو ایک جرم قرار دینا، اس جرم سے منسلک افراد کے اثاثوں کو ضبطی اور دیگر عارضی اقدامات کرنا، دہشت گردوں کے مالی معاونت کو جرم قرار دینا، دہشت گردوں اور ان کی مالی معاونت کو عالمی پابندیوں سے نشانہ بنانا اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کی خاطر مالی پابندیاں لاگو کرنا، NGOs یا غیر منافع بخش ادارے یا غیر تجارتی تنظیموں پر نگرانی قائم کرنا، مالیاتی اداروں اور بینکوں کے رازداری کے قوانین میں ترمیم کرنا اور معلومات تک آسان رسائی ممکن بنانا، کسٹمر کی مکمل جانکاری اور شناخت کا نظام واضح کرنا، ڈیو ڈیلیجنس، اور ان سے متعلق ریکارڈ اور شناختی معلومات کو محفوظ بنانا، اس معاملات میں ملوث سیاسی کرداروں کو بے نقاب کرنا، نامہ نگاری یا مواصلاتی بینکنگ یا پھر جسے ہم کارسپونڈنس بینکنگ کہتے ہیں، اس سے استفادہ لینا، رقومات کی ترسیلی نظام کی حفاظت اور اسے شفاف بنانا، اس مقصد کی خاطر جدید ٹیکنالوجی اور مہارت کو استعمال کرنا، وائر ٹرانسفر سے رقومات کی منتقلی اور نگرانی کا نظام قائم کرنا، معاملات میں تیسرے فریق کی شمولیت
या इन्हासार को देखना। बैंक अपनी मकामी गैर मुल्की ब्रांचों और मातहत या सब्सिडीज के अलावा अपने अंदरूनी मामलात पे मजबूत और मौसर कंट्रोल बनाना और इसी मुनासबत से ज्यादा खतरात वाले ममालिक की निशानदही करना। मशकूक लेन देन या मामलात की बरवक्त निशानदही और इतलात, गैर मुनासिब राजदारी को बेनकाब करना, इस जैसे दीगर अवामिल और इकदामात। कानूनी मलकियत की शफाफियत और कारोबारी लेन देन को बेहतर तरीके से निगरानी करना। माली इदारों के कवायद व ज़वाबित और निगरानी के मामलात। निगरानी जैसे मामलात में इख्तियारात की तक़वियत और इस्तेमाल, डेजिग्नेटेड फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स के कवानीन और निगरानी का अमल। अब इससे मुराद है एफपीआर या एफआईए या कस्टम जैसे इदारों का किरदार। इंटेलिजेंस या मालियाती मुखबरी का मजबूत निज़ाम वाज़े करना। कानून नाफिज करने और तहकीकात करने वाले इदारों के इख्तियारात और जिम्मेदारियों का निफाज। कैश कोरियर या इसको हम आसानी से समझ लें कैश में काम करने वाले या कारोबार करने वालों पर निगरानी कायम करना। आदाद व शुमार और उससे हासिल शुदा नताइज। रहनुमा असूल, रहनुमाई और राय जनी को प्रमोट करना। पाबंदियां और रुकावटें हायल करना। बैनुल-अक़वामी आलात और औजार और तरीक़ेकार वाज़ेह होना। बाहमी कानूनी इमदाद व मुशावरत और असासों को मुंजमद करना और उनको जब्त करना। मतलूब मुलज़मान और उनकी तफसीलात की हवालगी के हवाले से मामलात मुख्तलिफ ममालिक के आपस में तय करना। बैनुल-अक़वामी सतह पर ताउन की दीगर शक्लें और हालतें। तो दोस्तों ये थी वो 40 निकाती प्रोग्राम और इनकी स्लाइड्स भी आपके सामने चल ही रही हैं तफसीलात के साथ। अब अगर इस पर मज़ीद गुफ्तगू करना चाहें और मुतालिया करना चाहें तो फिर ये चैप्टर काफ़ी तवील होगा और यकीनन दिलचस्प भी होगा। अब चूंकि ये हमारा मौजू नहीं है, अलबत्ता बैंकिंग के कारोबार से जिस हद तक मुंसलिक था हमने देख लिया और इसे समझ भी लिया। एक आम सीधे साधे शरीफ आदमी का इन तमाम मामला से कोई लेना देना नहीं होता और ना ही वो अपने कारोबारी मामलात में इनकी दखलंदाजी पसंद करेगा। अलबत्ता वही बात एक बार फिर हम दोहराए देते हैं कि एक अच्छे पुलिसमैन के लिए ज़रूरी होता है कि वो चोरी के तरीकों पर निगाह रखे और इस तरह से ही वो चोरों को पकड़ सकेगा। बहरहाल हमारा आज का प्रोग्राम बस यही इख्तिताम पजीर होता है। इसके बाद दोबारा अपने कोर बैंकिंग की तरफ आएंगे और एक नई सिलसिलेवार वीडियोस की चैन के साथ। और अब की बार हमारा मौजू तिजारती बैंकों की चंद बुनियादी अवामिल पर तवज्जो होगी। जैसा कि सबसे पहले हम बैंकों के अकाउंट्स की इकसाम और उनकी दर्जाबंदी को देखेंगे। तिजारती बैंकों में कितनी इकसाम के अकाउंट्स होते हैं और उनका क्या मकसद होता है। अब एक शख्स या कारोबारी इदारे को कौन से अकाउंट खुलवाने चाहिए कि जिनसे उनको फायदा होगा। इसी तरह डिपॉजिट करने के लिए कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं और इन तमाम की शराइत और ज़वाबित क्या होती हैं। इस सब के अलावा अकाउंट खुलवाने के फॉर्म पर निस्बतन बारीक फिक्रों में जो शराइत तहरीर होती हैं वो क्या होती हैं और उनका क्या मतलब होता है। हमारे एक अंदाजे के मुताबिक अक्सरियत या तकरीबन 95% बैंक के कस्टमर इनको ना तो पढ़ते हैं ना ही समझते हैं, बस वो दस्तखत करके इन तमाम शराइत की कबूलियत की सनद दे देते हैं। दरअसल ये शराइत बहुत ही ज़रूरी नोयत की होती हैं और इनको समझना भी बहुत ज़रूर होता है। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना मुनासिब है। मिलते हैं एक नए सिलसिलेवार वीडियोस के साथ बहुत जल्द। अब इजाज़त, अल्लाह।